भी हम कर लेते हैं, क्विक ब्रशअप करते हैं। कल वाला जो था फटाफट एक बार चला लेंगे। और अभी सारे के सारे ना अपने आप को म्यूट करेंगे और जैसे ही जब किसी को क्वेश्चन करना होगा वो ऑन करेगा, ठीक है। मैं फटाफट कल वाले को निपटाता हूँ। इंद्रेश सिंह, इंद्रेश अपना कैमरा ऑफ कर लो, नहीं तो तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके, तो सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लेना। जब क्वेश्चंस होंगे तब अपने आप को अनम्यूट करना, फिर क्वेश्चन पूछना, उसके बाद फिर म्यूट कर देना, ठीक है। अभी जैसा मैंने बोला, कल एक तो जो पीछे की क्लासेस हैं वो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डाली हुई है। कल की क्लास नहीं पढ़ी है, कल का मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो फटाफट आते हैं, कल हमने किया क्या था। बहुत ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी मैं करूँगा, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, इजी चीज़ थी। तो आते हैं कल हमने किया था। एक तो ऑटो कैड में 2 कमांड्स हमने चेक करी थी, मूव, मिरर, और एक तीसरी कॉपी भी हमने कर दी थी। तो एक तो ये लेंगे, और ये जो मैं 2 चीज़ें साथ में लेके चल रहा हूँ। एक तो इंजीनियरिंग की बुक कि आप इंजीनियरिंग बेसिक्स भी आने चाहिए, दूसरा ऑटो कैड, दोनों चीज़ें साथ साथ। और मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज जो ज़िंदगी में कभी मेरे साथ इंटरव्यू में लोगों ने पूछा था और वो अच्छे क्वेश्चंस थे, वो इसके अलावा और भी कुछ अगर चीज़ें याद आती हैं तो वो मैं ऐड करूँगा, ताकि क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहे। ऐसा ना लगे कि हम सीधे थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं। ओके, तो डायमेंशन इंडिकेशन मेथड, ये कल हमने पढ़ा था। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बार ये कर लेते हैं, बहुत लंबा नहीं है, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद जो ऑटो कैड में मैंने बताया था वो देख लेते हैं। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारी मीटिंग लिंक है, अगर उस पर जाओगे तो उसमें अटैच्ड है। दूसरा ये किस पेज पे क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने पेजेस लिख रखे हैं। पेज 33 पे ये सॉरी इम्पोर्टेंट है। 34 पे हम देखेंगे, 34 से 41 तक देखेंगे, 105 देखेंगे। इस टाइप के कुछ खास पेजेस हैं, उन पे हम काम करेंगे। बाकी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो लेट्स मूव बैक टू द ड्राइंग, लेट्स मूव बैक टू द बुक। तो हम डायमेंशन इंडिकेशन की बात कर रहे थे। मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा लग रहा है। ये क्या है कि डायमेंशनिंग एक आर्ट है, या फिर ये कहें कि डायमेंशनिंग वैसे कॉमन सेंस वाली चीज़ है। इसमें जो भी चीज़ बताई गई वो ऐसी नहीं है जो किसी को पता ना हो। जैसे कि डायमेंशन साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मतलब ड्राइंग आपकी ऐसी ना हो एक दूसरे में सब चीज़ें घुसी हुई ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो मैंने पहली एक्सरसाइज ली थी इंटरनेट से सिखाने के लिए, उसको अगर आप देखेंगे तो वो ऐसी है। अब इसमें क्या है, ये डायमेंशन तो ठीक है, लेकिन ये व्यू के अंदर जो हमारी ज्योमेट्री है, ये पेंटागन सा बना हुआ है, पंचभुज, तो इसके अंदर घुसा दी हैं। आमतौर पे कोई भी डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर नहीं रखनी होती है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए आपकी ड्राइंग। जैसे कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या अलाइन कर दिया, जैसे इसको व्यू के बाहर ले आए, डायमेंशन से डायमेंशन के बीच का गैप, अगर मैं दूर से देखता हूँ तो ऐसा लगेगा हर एक डायमेंशन के बीच का गैप बराबर है लगभग। कुछ जगहों पे कम ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कम ज़्यादा लग रहा है, उसको मैनेज करना चाहिए हमें। तो ये डायमेंशन के बारे में इन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। फटाफट चलते हैं। जैसे कि एक लिस्ट थी वहाँ पे, यस, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग। इसका मतलब डायमेंशनिंग के जो सिद्धांत हैं या जो नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। एक तो ऑल डायमेंशन इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिस्क्राइब अ कंपोनेंट क्लियरली एंड कम्प्लीटली शैल बी रिटन डायरेक्टली ऑन अ ड्राइंग। इसका मतलब ये है कि एक पार्ट को पूरी तरह से दर्शाने के लिए जो जो डायमेंशंस हमें चाहिए वो हमारे व्यू में होनी चाहिए। जैसे कि कल के दिन मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, इसको भी फटाफट करते हैं कि अगर मेरे पास एक मिनट मिल रहा है क्या, तो मेरे पास एक शाफ्ट है। अब इसको ये वैसे तो सीधी है, काम करते हैं कि
माउस वगैरह से बनाने में थोड़ा सा हाथ में इतना सेट नहीं है। इसको ये समझ लेना कि सीधी है या एक काम। हाँ, आई एम वेस्टिंग टाइम। चलो ये एक शाफ्ट है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी बार है 12-15 मीटर की, और आपको ये अपने ड्राइंग में दिखाना है कि मुझे इतनी बड़ी बार काट के देनी है। तो अगर इस बार पे कम से कम मेरे को क्या देना चाहिए कि एक तो इसका डायमीटर वही है, कौन सी बार यार्ड में हो सकता है 25-30 बार पड़ी हो, अब कौन जाने कि कौन सी कितने साइज़ की बार उठानी है। तो एक तो आपको इसका डायमीटर देना चाहिए। अब सपोज़ आपने खाली डायमीटर दे दिया और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या होगा, जो काटने वाला है जिसको आपने बोला है कि बार काट लाना, उसके पास अधूरी इन्फॉर्मेशन है, तो ये ड्राइंग पूरी नहीं है। इसका इनका कहने का मतलब है जो बेयर मिनिमम कम से कम आवश्यक नाप तोल है, डायमेंशन है, डायमेंशन को हिंदी में विमा कहते हैं, ठीक है। तो कम से कम जिससे काम चल जाए उतनी डायमेंशंस होनी चाहिए, पहली चीज़। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताया है, ईच फीचर शैल बी डायमेंशनड वंस ओनली ऑन अ ड्राइंग। एक ड्राइंग पे एक चीज़ एक ही बार, एक डायमेंशन एक ही बार दिखानी चाहिए। बार बार दिखाने से आप बार बार दिखाना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब वो कैसे, जैसे कि ये शाफ्ट है, हमने ऊपर एक डाया दे दिया, इसके बाद हमने क्या किया, नीचे इसका सेकंड व्यू दिया, टॉप व्यू, और उसमें भी हमने थोड़ी समझदारी क्या दिखाई कि अरे यार इसमें भी कुछ दिखाई तो पड़ ही रहा है, एक व्यू बना हुआ है, एक फ़ीचर बना है, और वो खाली हम छोड़ दें तो फिर हम क्यों हैं, है ना। तो क्या किया उन्होंने कि इसमें भी तो कुछ दिखना चाहिए ना खाली खाली लग रही है ड्राइंग। तो अगर आप ऐसा करते हो कि इसमें भी एक डायमेंशन शौकिया तौर पे लगा कि यार इसमें भी कुछ होना चाहिए, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है, तो जो भी सज्जन थे जो इसको बना रहे थे उन्होंने क्या किया, एक डायमीटर इधर भी चिपका दिया। सो ठीक है, तो ये गलत है। एक तो आप वहाँ ऊपर डायमेंशन दे रहे हो, नीचे डायमेंशन दे रहे हो। कई बार मजबूरी में अगर कोई ऐसी आवश्यकता है कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है कि जो बंदा बना रहा है वो नहीं समझ पाएगा, तो अगर एक डायमेंशन को मुझे 2 बार देना पड़ता है तो दूसरी को मैं रेफरेंस दे दूँगा कि खाली संदर्भ के लिए, बताने के लिए ऐसा है कि ये डायमेंशन भी वही है, देने के लिए सिर्फ इतना दिखा देंगे, उसको ब्रैकेट में डालेंगे। बट ये अवॉइड करना है, एक डायमेंशन 2 बार नहीं देनी है। आमतौर पे ऐसा तब किया जाता है ब्रैकेट वाली डायमेंशन जब ड्राइंग बहुत बड़ी हो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तो इसी का कोई व्यू दूसरी साइड में दिया हो, अब आदमी वो डाया ढूंढने जाएगा, इसके बजाय उसको वहीं पे दिखा दो कि ये डाया इतना है। बट अभी हम इस वाले रूल पर फोकस करते हैं कि एक डायमेंशन 2 बार नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपने अगर नीचे दिखा रखी है तो ऊपर हटा दो, और जब ऐसा होगा तो इस फिर, क्योंकि अब उसको आप हटा चुके हो दूसरी वाली डायमेंशन, अब ये रेफरेंस नहीं रहेगी, प्रॉपर डायमेंशन हो जाएगी। तो सारी डायमेंशंस होनी चाहिए, दूसरी एक डायमेंशन 2 बार नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द सेकंड रूल। डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द व्यू वेयर द शेप इज़ बेस्ट सीन। तो ऐसी जगह पे हमें डायमेंशंस लगानी चाहिए, दिखानी चाहिए जहाँ पे शेप सबसे बढ़िया दिखाई पड़ रहा हो। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे ख्याल से अच्छा यही है कि जो डाया है वो यहाँ दिखाई पड़े। क्या होगा कि ऊपर साइड में हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए, नीचे क्लियर है कि ये गोला है, इसका सेक्शन जो है गोल है, अगर या इसका जो टॉप व्यू है वो राउंड है, तो ये राउंड सेक्शन की बार है। तो अगर हम यहाँ डायमीटर दिखाते हैं, दिस इज़ गुड। दिखाने को तो ऊपर भी दिखा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अच्छे और बहुत अच्छे के बीच का अंतर है, तो इसको हम कहेंगे बहुत अच्छा, और वो पहले वाला चलता है अच्छा। ठीक है, फटाफट अगले पे आते हैं। एज फार एज पॉसिबल डायमेंशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन 1 यूनिट ओनली, प्रेफरेबली इन मिलीमीटर्स विदाउट शोइंग द यूनिट सिंबल। तो जैसा कि कल भी मैंने बताया था, आमतौर पे इंडियन वगैरह मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, बाकी का पता नहीं, बट यूएस वाले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले दूसरी पाउंड वाली जो FPS यूनिट यूज़ करते हैं, फुट, पाउंड और सेकंड, तो वो फिर इंचेस में डायमेंशन देते हैं।
तो इनका कहने का मतलब है ये अगर आपने ये वाली मिलीमीटर में दी है तो ये भी मिलीमीटर में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तो आपने दे रखा है 100 मिलीमीटर और यहाँ पे बना दिया 1, तो 1 इंच और साथ में लिख भी दिया IN, तो दैट इज़ रॉन्ग। दूसरा ये कि साथ में यूनिट नहीं लिखनी है, सारी की सारी ड्राइंग एक ही यूनिट में होंगी और यूनिट ड्राइंग के साथ में नहीं लिखी जाएगी। वो कहीं पे टाइटल ब्लॉक या नोट्स में लिखा जाएगा ऑल डायमेंशंस और इन mm, या कई बार टाइटल ब्लॉक में लिख देते हैं। ओके, कमिंग बैक, पॉसिबिलिटी ओके, जितना भी पॉसिबल हो डायमेंशन को शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ व्यू। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिखाया था कि वो उन्होंने व्यू के अंदर घुसा रखा था, जो ज्योमेट्री उसके अंदर डायमेंशन रखी हुई थी, दैट इज़ नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं, वो नहीं करनी चाहिए। डायमेंशन शुड बी टेकन फ्रॉम विजिबल आउटलाइंस रादर देन फ्रॉम हिडन लाइंस। इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन के हम ये जो डायमेंशन लाइंस बना रहे हैं, ये वाली लाइंस, ये फिल्म लाइन होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने लिया और इसको ये डैश डैश, ये जो लाइन होती है इसको हम हिडन लाइन कहते हैं, जैसा कि हम पिछली पहली या दूसरी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हिडन लाइन में नहीं बनानी है, फिल्म लाइन में बनानी है ना। ये आइटम भी, एक्सटेंशन भी, कुछ भी हिडन लाइन में नहीं बनाना है। हिडन लाइन का मतलब वो होता है जो चीज़ छुपी हुई हो। तो व्यू में अगर जो चीज़ छुपी हुई है उसको तो हम हिडन लाइन में बनाएंगे, बाकी इसके अलावा कहीं नहीं बनाएंगे। जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज़ समझने वाला कुछ और समझ जाएगा। आप समझाने चाह रहे हो कि भाई नॉर्थ जाओ, वो साउथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कल कवर किया था। इसके बाद वापस आ जाते हैं फटाफट ऑटोकैड के ऊपर, जो हमने कल देखा था। कल हमने क्या देखा था, हमारी कहाँ गई प्रेजेंटेशन। ओके, ये प्रेजेंटेशन में कल हमने कवर किया था मूव, मिरर और कॉपी। फटाफट इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 14 मिनट आए, 15, आधी क्लास तो ख़त्म हो गई। ओके, मूव के लिए आमतौर पे मूव क्या या कोई भी कमांड हो, उसमें सबसे पहले कमांड के लेटर को यूज़ करो, स्पेस का यूज़ करो या एंटर का यूज़ करो, एक ही बात है। ये चलो अभी काम करके बताते हैं। मूव के लिए कमांड का पहला लेटर यूज़ करो। कमांड का पहले, ज़्यादातर ऑटोकैड की कमांड्स पहले या दूसरे लेटर से पहले या पहला प्लस दूसरा लेटर से एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मूव का मतलब होता है किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ हटाना, तो M, इसके बाद मैं स्पेस दबाऊँगा तो मैं मेरी कमांड एक्टिव हो गई। ये जो रबर जैसा ब्लॉक जैसा बटन, ये चौकोर सा दिख रहा है, ये बताता है कमांड के अंदर मैं घुस गया हूँ। अब ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप जिसको हिलाना चाहते हो, जिसको मूव करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट कर लो। इसके बाद अब कंप्यूटर को आपको बताना है कि मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। अगर और भी करने हैं तो और भी कर सकते हो, ठीक है। जितने भी करने हो एक बार में सेलेक्ट कर लो। अब सिलेक्शन हो चुका है, अब कंप्यूटर को बताना है कि मैं कर चुका हूँ, तो हम राइट क्लिक दबाएंगे। हमने सिलेक्शन किया माउस के लेफ़्ट बटन से। अब हम कंप्यूटर को बताने वाले हैं यस मेरा काम सिलेक्शन का ख़त्म हो गया है, राइट क्लिक मारो। अब ये कहना चाहता है, पूछेगा कहाँ से उठाओ, कहाँ से इसको पकड़ना है, किस जगह से। भाई किसी सामान को उठा के यहाँ से वहाँ रखते हैं तो कहीं से पकड़ना पड़ता है, तो वो लोकेशन, ये यहाँ से मैं उठाऊँगा इसको, और कहाँ पर रखना है। अभी आप देख रहे हो मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मेरा कर्सर बंधा हुआ है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा पा रहा है। मैं दाएँ ऊपर ले जाना चाहूँ, नहीं जा रहा है। तो F8, क्योंकि मैंने ऑर्थो ऑन किया हुआ है। ऑर्थो से जब ऑर्थो ऑन होता है तो मैं किसी चीज़ को दाएं या मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ही ले जा सकता हूँ, और कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अभी देखो कि मेरा ये जो आइटम है फ्री हो गया है, 360 डिग्री कहीं पे भी जा सकता है। तो उसके बाद मुझे कहाँ रखना है, यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ, कहीं पे भी रखना चाहता हूँ। फ्री स्पेस जहाँ पे भी छोड़ दूँगा इसको मैं, वहीं पे रह जाएगा ये, ठीक है। मैंने इसको मूव कर दिया, Ctrl+Z। नाउ कॉपी में हम 2 लेटर्स का यूज़ करते हैं, CO, एंटर, ठीक है। CO किया, एंटर कर दिया, अब मेरी कमांड एक्टिवेट हो गई। अब क्या क्या सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये 2 चीज़ें मैं कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी मतलब प्रतिलिपि बनाना, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, सेलेक्ट हो गया ये। अब मुझे कंप्यूटर को बताना है, ठीक है, जितने सेलेक्ट करने थे मैंने कर लिए। अब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राइट क्लिक मारा माउस का, कहाँ से उठाना है, यहाँ लो। अब जहाँ पे भी चिपकाना है इसको, F8 ऑलरेडी वापस एक्टिवेट हो गया। F8 में ऑर्थो में ऑफ़ करता हूँ, यहाँ जितनी जगह है और जहाँ भी रखना चाहो वहाँ पे कॉपी करके रख सकते हो। तो एक की बहुत सारी सेम चीज़ें बन गई, ठीक है। Ctrl+Z,
वाई। कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का तुम लोगों को पता होगा, मुझे लगता है ये जनरल कमांड्स हैं, सभी जगह यूज़ होती हैं। कंट्रोल Z का मतलब अंडू, जो आपने किया है उसको अनकिया करना, और कंट्रोल Z का मतलब अंडू, और कंट्रोल Y जो आपने अंडू किया है उसको वापस ले लो। ये नहीं, मैं करना नहीं चाहता, गलती से अंडू हो गया है, तो वो वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल Z एंड Y अच्छे कमांड्स हैं, इनको याद रखना चाहिए, हर जगह यूज़ होते हैं। नाउ कमिंग टू द मिरर, तो कंट्रोल C, मिरर का मतलब किसी चीज़ को सिमेट्रिक करने के लिए यूज़ होता है यूजुअली। तो शीशे से जो चीज़ बनती है, मिरर मतलब शीशा होता है ना, तो ये क्या हो गया, ओके मैं सेलेक्ट करके जो TR, ट्रिम कमांड का मैंने पहले यूज़ किया है, पहले पिछली क्लासेस में बताया है। TR को दबाओगे तो ट्रिम एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रिम मतलब छटाई करना। मैं ये सब काट डालना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैं मिरर कमांड बताना चाहता हूँ। तो मिरर कमांड में क्या करना है, जैसे शीशे के एक तरफ रखी हुई चीज़ दूसरी तरफ दिखाई पड़ती है, अगर मैं आधी चीज़ लूँगा और उसको ये कहूँगा कि ये मेरा शीशा है, ये रिफ्लेक्शन लाइन है, तो उसके सापेक्ष वो चीज़, उसके रेस्पेक्ट में, उस मिरर लाइन के रेस्पेक्ट में जो भी मैंने सेलेक्ट किया है उसको वो प्रतिबिंबित कर देगा। अगर हिंदी में बात करें, उसका मिरर कर देगा वो। ओके, तो MI दबाया मैंने, मिरर से ये देखो शीशे जैसा बना भी रखा है इसने। MI एंटर। अब मेरे को कौन कौन सी चीज़ें मिरर करनी है, मान लो मुझे इतना करना है मिरर, बस इतना ही करना है। कंप्यूटर को बता दिया, ठीक है जी मैं कर चुका हूँ। लेफ़्ट क्लिक, इसको हम लेफ़्ट क्लिक दबा के रखा और सेलेक्ट किया तो ये सिलेक्शन बन गया। अब मैंने कंप्यूटर को बताया हो गया जी सिलेक्शन, राइट क्लिक मारो। अब मुझे ये बताना है कि कौन सी लाइन के अबाउट, इससे इसके अबाउट ये मिरर हो जाएगा। ओके, ये पूछ रहा है कि सोर्स जो आपने जिसको मिरर किया उसको रखना है नहीं रखना है। आमतौर पर नो सिलेक्टेड होता है, सॉरी ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या पिछले जो आपने जिसको मिरर किया उसको मैं मिटा दूं, तो आपको कहना है नहीं, ऑलरेडी एन सेलेक्टेड है। आप चाहते हो कि पिछला वाला मिट जाए तो वाई पे सेलेक्ट कर दो, ठीक है, तो वो मिट जाएगा। ओके फटाफट करते हैं। MI दिस, इसके बाद यहाँ तो मिरर हो गया। इसके बाद अगर मैं, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि लाइन में हो, आप हवा में भी मिरर कर सकते हो लाइक दिस। MI सेलेक्टेड, कंप्यूटर को बताया नहीं, हो लिया मेरा काम, F8 कर दिया। मैं टेढ़ा, अगर मैं टेढ़ा भी मिरर लाइन बनाऊंगा, जो भी मैं इसको कहूँगा वहाँ से कर देगा। आमतौर पे हम रेफरेंसेस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल रहा है, मुझे कितने पे डिग्री पे इसको घुमाना है, कितने पे मिरर करना है, उसके लिए हम बनी हुई रिफ्लेक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गए, मिरर भी ख़त्म कर दिया हमने। लो फटाफट वापस चलते हैं। ओके, मिरर कॉपी मूव सारा हो गया। हाँ, अब हम ओके, तो कल का ब्रशअप हो गया। अब अपने पास रह गए खाली 10 मिनट। अभी क्या तुम लोग चाहते हो, हम आगे बढ़ें नए एक्सरसाइज पे, या कुछ पूछना है अभी पिछला? ये जो आर्थो वाला बताया था, आर्थो वाला क्या है? ऑर्थो क्या होता है कि मैं किसी चीज़ यहाँ पे जो काम करने वाला, जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसको एक दिशा देनी पड़ती है, मैं किधर जाऊँ। जैसे लाइन है सपोज, अब लाइन कह रही है कि मैं दाएं जाऊँ, मतलब आपको दूसरा पॉइंट देना है। लाइन सीधी खींचनी है, अगर पेंसिल से भी खींचते हो तो कोई दिशा देते हो ना। तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कई आमतौर पे जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन उनमें ज़्यादा होती है, खड़ी पड़ी लाइंस ज़्यादा होती हैं, कोई भी ज्योमेट्री ले लो। तो वो उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाने के लिए इन्होंने ऑटोकैड वालों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के लिए अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल फिक्स लाइन या वर्टिकल फिक्स लाइन खींचनी है तो F8 में ऑन कर दूंगा, इससे ऑर्थो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि अब मैं दाएं जाऊंगा, मतलब अगर इस डायरेक्शन में अगर 45 डिग्री तक रहूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा। अगर मुझे वर्टिकल खींचनी है तो ये मेरे को ये है कि ये दिखाई पड़ रही है ना काली लाइन, जब मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो सीधी ऊपर लाइन खींचेगी। अगर मैं F8 हटा दूंगा तो ऊपर, अब मैं सीधा अगर लाइन खींचना तो बड़ा सोच समझ के मुझे खींचनी पड़ेगी कि क्या सीधी है भी या नहीं है, मुझे पता नहीं। जैसे जो लाइन जा रही है तिरछी होती चली जा रही है,
तो अब मैं इसको सीधा कितना भी करना चाहूँ आसान नहीं मेरे लिए सीधी लाइन खींचना, लेकिन अगर मैं F8 ऑन कर देता हूँ तो यहाँ ऊपर साइड में कहीं पे भी कर्सर लेके जाऊँगा ऊपर ही जाएगी, या हॉरिजॉन्टल जाएगी, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन आसानी से खींच सकते हैं। इसलिए F8 हटाने, और मैंने F8 दबा दिया तो ऑर्थो ऑन हो गया है, F8 हटा दिया है, दोबारा दबाया तो ऑफ हो गया है, ये ऑर्थो। ठीक है, और कोई सवाल फटाफट पूछो फिर आगे बढ़ते हैं। और तो समझ में आ गया तुम्हें, या और कुछ इसमें डाउट है? ठीक है। FF जो F8 कमांड है इसका बटन को वही ऑन करना है ना डायरेक्ट? क्या 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 F8 F8 जो कंप्यूटर का बटन है इसी को ऑन करना है ना? हाँ, फंक्शन 8 जो ऊपर साइड में F8 है। ठीक है, चलो अभी जैकिशन ने बोला है कि प्रोसीड करो, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी पे लगे रहना भी समझदारी नहीं है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, वापस एक बार मुझे प्रेजेंटेशन पे जाने दो। प्रेजेंटेशन में जो मेरी है, अभी मैंने जो प्लान किया था क्या, कि ये जो हम एक्सरसाइजेज इंटरनेट से ढूंढ रहे हैं, इससे बढ़िया है कि हम इंजीनियरिंग बुक के साथ साथ चलते हैं। बाद में क्या करा है इन्होंने, कुछ एक्सरसाइजेज दी हैं, तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा। डायमेंशन इंडिकेशन, डायमेंशनिंग हो गया था, इंडिकेशन मेथड, अभी इंडिकेशन 33 ये बोल रहा है, पेज नंबर 33। लेट्स सी ये 33 में क्या है, इंडिकेशन मेथड। एक मिनट, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग, डायमेंशन इंडिकेशन मेथड, एग्जीक्यूशन ऑफ डायमेंशन, ये क्या था? ओके, डायमेंशन इंडिकेशन मेथड। अब हम बात करेंगे डायमेंशन। अगर हम ड्राइंग पे डायमेंशन देते हैं तो 2-3 तरीके से रहती है, जैसे कि वापस आता हूँ मैं ऑटोकैड पे, जो मैंने एक डायमेंशन बनाई थी। देखो, ये खड़ी और पड़ी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं। अब इस वाली लाइन का कि एक और तरीके से डायमेंशन हो सकती है जो इसी की दिशा में हो, तो दैट इज़ नोन एज अलाइन डायमेंशन। अगर मैं ऐसे भी डायमेंशन देता हूँ उसको कोई गलत नहीं कहेगा, ये नीड बेस्ड होता है। अगर मेरी ज़रूरत है, मुझे क्या मेंटेन करना है, कोई हो सकता है कहेगा कि ठीक है 64 और 64 मेंटेन करो, कोई बोलेगा नहीं 64 नहीं चाहिए मुझे, 91 करके दो आप। 64 का ये कंट्रोलिंग है। एक ही ज्योमेट्री को हम 2 तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं 91 लिखूँगा तब भी मुझे यही लाइन मिलेगी, और 64 लिखूँगा तब भी यही लाइन मिलेगी। लेकिन ये डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कंट्रोल करना चाहता है। इसके डायगोनल को कंट्रोल करना चाहता है, डायगनली मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण जो होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बात करें, उसमें जो मैं इस कर्ण की लंबाई को कंट्रोल करना चाहता हूँ, या बेस और परपेंडिकुलर आधार और लंब को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है। ये डिज़ाइनर की मर्जी है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो जब एक्सरसाइज वर्क करोगे तब जाके समझ में आएगा इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो ये जो उसी लाइन के साथ साथ जिस लाइन के पैरेलल जो डायमेंशन होती है उसको अलाइन डायमेंशन बोलते हैं, वो ये डायमेंशन है। इसके अलावा यूनी डायरेक्शनल मेथड, ये क्या है, ये तो मुझे भी समझ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है। यूनी डायरेक्शनल एंगुलर डायमेंशन होगा, यूनी डायमेंशनल, पता नहीं, मुझे लग रहा है बहुत थ्योरी में जाने का कोई मतलब नहीं है। इस वाली डायमेंशन को अलाइन डायमेंशन कहते हैं, बाकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन है। बहुत ज़्यादा मैं गहराई में जाने का मेरे को लग नहीं रहा है कि इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं उसकी कभी आज तक जानने की। एंगुलर डायमेंशन, एंगल में जो एंगल देते हैं, ये ऑटोकैड में देखो, जब हम यहाँ पे डायमेंशन देंगे तो इसमें एक डायमेंशन आएगी एंगुलर। वैसे इस वाले एरो को खोलोगे ना, लीनियर मतलब सीधी वाली लाइन वाली डायमेंशन, अलाइंड मतलब उसी दिशा में, एंगुलर मतलब कोण की डायमेंशन। एंगल जब मुझे देना होता है तो मैं इस कमांड का यूज़ करूँगा, क्लिक करोगे और ये डायमेंशन एक्टिवेट हो जाएगी। लाइक अगर मुझे इसका एंगल देना है तो मैं इसको जहाँ से भी एंगल देना है, अगर इससे देना है, वैसे ये डायमेंशन लाइन से, एक और चीज़ है, डायमेंशन लाइन से एंगल नहीं लेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन से, मतलब जो ज्योमेट्री की लाइन है उसी से एंगल लेगा। तो मुझे इससे एंगल दिखाना है तो मैं यहाँ दिखा दूँगा। अच्छा, पिछली वाली कमांड को रिपीट करने के लिए हमें स्पेस बटन दबाना होता है। मैं वहाँ तक जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये पहले मैंने एंगल लिया था, दोबारा स्पेस दबाऊँगा तो मेरा एंगल वाला कमांड एक्टिवेट हो जाएगा।
तो अगर आपको पिछली कमांड रिपीट करनी है जस्ट स्पेस दबा दो, ठीक है। तो ये एंगुलर डायमेंशंस हो गई जो हम वहाँ पे देख रहे थे अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। नाउ रेडियस, हम सभी जानते हैं कि किसी चीज़ का रेडियस अगर देना है तो ड्राइंग में रेडियस लिखा ऐसे जाता है, बट अगर ऑटोकैड में जाना है तो ये डायमेंशन का टूल बार है। तो रेडियस पे क्लिक करोगे, किसी भी गोले या आर्क का जो डायमेंशन देना होता है रेडियस या डायमीटर की फॉर्म में ही दे सकते हैं। क्लिक करोगे तो ये रेडियस और डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। रेडियस वाली डायमेंशन हो गई। और इसके अलावा कोऑर्डिनेट का आमतौर पर लोग जिग और फिक्सचर बनाते टाइम कोऑर्डिनेट्स देते हैं, लाइक दिस इज़ समथिंग 5-6। ये मेरा जो 0-0 ये XYZ 0-0 है, वहाँ से जब मैं दूंगा इस डायरेक्शन में रिपीट, यहाँ पे ये सारे कोऑर्डिनेट है। मेरे को कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है इसलिए मैंने कभी दिया नहीं है। मतलब ये इतनी ज़्यादा स्पेशली गेजेस वालों, गेज और फिक्सचर बनाने वाले इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद जॉग, ये वैसे मैं बता चुका हूँ एक बार, ये इसकी फ़ोटो से ही दिखाई पड़ रहा है कि जब मेरे को इस लेटर लाइन को तोड़ना होता है, कहीं जगह कम होती है तो वहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, तो उसको जॉग देते हैं, जॉग कहते हैं। ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं। इंडिकेशन ऑफ शेप्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर शेप हैं उनको कैसे, जो इंडिकेशन ऑफ शेप, जैसे कि ड्राइंग के कन्वेंशन, मतलब ड्राइंग के जो क्या कहें, कन्वेंशन को कन्वेंशन ही कहते हैं हिंदी में, तो मेरे को पता नहीं है। जैसे डायमीटर है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इंडिकेशन का मतलब ये है। तो डायमीटर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जब रेडियस होती है उसको आर लगा देते हैं उससे पहले। खाली 10 लिख दोगे तो कोई समझ नहीं पाएगा क्या है ये, 10 कुछ भी हो सकता है, क्या पता इस आर्क की लेंथ आप कह रहे हो। तो जब तक आर लिखा होगा या डाया लिखा होगा तब जाके पता चलेगा। डाया को डी नहीं लिख के, कहीं पता चला कि लोग सोचें रेडियस को आर लिखते हैं तो डाया को डी लिख दो, ऐसा नहीं है सिंबल। ये वैसे बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको तो पता ही है, और जो फ्रेशर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए है ये। तो ओके, डायमीटर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फाई नहीं समझते हो तो ऐसा होता है, ऐसा भी हमने शायद उस ड्राइंग में देखा भी था। दिस इज़ फाई, ठीक है। वैसे तो डाया डाया कहते हो सिंबल का, मतलब इसको हम फाई कहते हैं। दिस इज़ आई थिंक लैटिन वर्ड। वापस आ जाते हैं जल्दी से ड्राइंग पे। ओके, रेडियस को आर से प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जब कभी कोई चीज़, किसी का सेक्शन चौकोर होता है, अब ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 40x40, ये जो चीज़ है ये 40x40, जैसे अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो 40x40 का चौकोर है ये। तो उसको हम ऐसे ड्राइंग पे प्रेजेंट करते हैं, बॉक्स सा स्क्वायर बना के, ठीक है। इसके बाद एस आर क्या मतलब होता है, ये स्फेरिकल है। अगर कोई डोम, गुंबद होता है, अगर मेरे को गुंबद को दिखाना है तो अगर मैं खाली रेडियस दिखाऊंगा तो ये एक 2D चीज़ को प्रेजेंट करता है। बट अगर मैंने एस आर लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये एक गोला है। तो ये स्फेरिकल डायमीटर है SR12, तो ये 12 का गोला है, ठीक है, लेकिन आधा गोला है। इसके अलावा SR60, तो इसका मतलब है खाली ऐसे आर्क नहीं है बल्कि ये 360 ऑल अराउंड है, ये चारों तरफ इतना ही होगा, ऐसा ही होगा। इसके बाद एस, अच्छा ये SR का मतलब स्फेरिकल रेडियस है, ठीक है। ये इस बात को बताता है ये गोला पूरा नहीं है, ये आधा है, मतलब गोले का एक टुकड़ा है ये, इसलिए स्फेरिकल रेडियस दिया है। जबकि एस अगर दिया है तो एस का मतलब स्फेयर, गोला, तो ये डाया 50 का स्फेयर है, डाया 50 का गोला है ये। ओके चेन, ठीक है। अभी अगले डायमेंशनिंग पे आते हैं। डायमेंशन कैसे, हम ड्राइंग में कई तरीके से डायमेंशन प्रेजेंट कर सकते हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है अक्सर। मैं कभी वैसे इतनी डिटेल में गया नहीं, नाम क्या होने चाहिए, लेकिन नीड के, ज़रूरत के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मैं एक ही चीज़ को, डायमेंशन को कई तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे कि पहली डायमेंशन इसने बोली चेन डायमेंशन, तो ये डायमेंशन मैंने ली, मैं यहाँ से यहाँ की मैंने डायमेंशन दे दी। ओके, दिस यहाँ से यहाँ, अब मैं चेन बनाऊँ, मतलब
एक के बाद एक आगे बढ़ता चला जाऊंगा। इस पॉइंट से यहाँ की डायमेंशन दे दो, फिर इस पॉइंट से यहाँ की डायमेंशन दे दो, तो ये एक चेन बन गई लगातार। इसके अलावा दूसरी पैरेलल डायमेंशंस। अब पैरेलल डायमेंशन कहाँ गया वापस ऑटोकैड। पैरेलल डायमेंशन कुछ ऐसे होती हैं जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ की दे दी, ठीक है, उसके बाद वापस आ गए, इसके बाद यहाँ से यहाँ की दे दी। बेस लाइन में मेंटेन रखूँगा, मतलब शुरुआत से यहाँ की दे दी। तरीका कोई भी गलत नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मेंटेन करना चाहते हो। मान लो मैं सेंटर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ, कि मेरे लिए सेंटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो मैं ये किनारे से नहीं दूंगा इसकी डायमेंशन। किनारे से तो मैं इसकी डायमेंशन दे दूंगा, हाँ भाई ये पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, और अगर मेरे लिए सेंटर डिस्टेंस की दो होल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं क्या करूँगा, इनकी सेंटर डिस्टेंस दूंगा, ना कि एक बेस से डायमेंशन देने की, क्योंकि मेरे लिए क्रिटिकल है। और इसके ऊपर टॉलरेंस दे दूंगा। तो ये नीड बेस्ड है कि मैं चेन डायमेंशन बना रहा हूँ जब मुझे ऐसी ज़रूरत है, और पैरेलल डायमेंशन जब मैं बनाऊँगा जब मुझे मेरे लिए ये एकदम मैंने ट्रू किया, यहाँ एकदम मशीनिंग कर डाली, और इस फेस को मैंने ट्रू कर लिया। बार बार जब मिलिंग मेरी काम करेगी, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, कि आप कितने क्लियर हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर के बारे में। आमतौर पे जब भी कभी हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो एक फेस को हम ट्रू कर लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको मिलिंग पे बना रहा हूँ, तो मैं इस फेस की बढ़िया से कटाई छटाई करके इस साइज़ को बहुत ग्राइंड वाइंड करके बना लूँगा। अब ये साइज़, ये जो डायमेंशन, ये जो एज है वो सही है, सीधा है, क्योंकि वास्तव में क्या होता है इस दुनिया में सीधा कुछ भी नहीं होता। अगर मैं एक चौकोर ब्लॉक की बात करूं तो वास्तव में ये ऐसे मैं दिखा रहा हूं, बट इन रियल वर्ल्ड ये ऐसा नहीं होगा। ये रियल वर्ल्ड में ऐसा, एक मिनट, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होगा जैसे मेरे पेंसिल का जा रहा है। अगर मैं उसको जूम करूंगा तो उसके बाद जब मिलिंग मशीन यहाँ पे ज़ीरो लेगी, इसके बाद यहाँ पे गोला बनाएगी, मान लो भाई ये 100 मिलीमीटर की दूरी पे है, अगर उसने यहाँ से इस पॉइंट से टच किया, मतलब इस पॉइंट को रेफरेंस लिया और यहाँ से इसने 100 mm ट्रेवल किया, तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये वेवी है, तो अगर मशीन इसको इस पॉइंट को ट्रू मान के यहाँ पे टच करके इसको ज़ीरो मान के यहाँ 100 mm यहाँ पे बनाए, 100 mm पे गोला बनाएगी, तो ये गोला, और अगर इससे 100 mm ट्रेवल करेगी तो ये गोला दो अलग अलग जगहों पे होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक फेस को मशीनिंग करने से पहले एक फेस को करते हैं ट्रू, मतलब उसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेते हैं। अगर कोई प्रिसीजन आइटम है तो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में डिपेंड करती हैं, आप करना क्या चाहते हो उसका। इसको किसी हवाई जहाज़ में एरोनॉटिकल पार्ट है, एकदम ख़तरनाक फिनिशिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से हम मशीनिंग लेंगे। और ऐसे ही जनरल यूज़ में भैंस के बांधने का खूंटा बनाना है हमको लोहे का, तो वो तो फिर ऐसे ही हथौड़े से पीट के बना दो, तो नीड बेस्ड होता है। तो मैं जो बोल रहा था कि हम एक फेस को ट्रू करके, फिर उसके बाद इस वाले फेस को मैंने ट्रू कर लिया, यहाँ से ये डायमेंशन ले ली, यहाँ से ये डायमेंशन ले ली, और ऑपरेशन कर डाला, होल बना डाला। फिर यहाँ से ये वाला इतना मिलिंग मशीन ने ट्रेवल किया, और उसके बाद इसको काटते चले गए। तो ये चीज़ है। कई बार जिन जगहों पे, अगर मैं फंक्शनलिटी की बात करूँ, मान लो कहीं पे ये एक ब्रैकेट, एक माउंट की प्लेट हो सपोज, इसमें 2 होल बने हो, इसके अंदर बोल्ट जाना है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेंटर डिस्टेंस। तो फिर मैं यहाँ से डायमेंशन नहीं दूंगा, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था। मुझे लग रहा है एक मामले में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चले गए। कंबाइंड डायमेंशन, इसमें हम यूजुअली लोग इसका यूज़ करते हैं। ये दोनों ये तो वो हो गया, या तो मैं हिंदुस्तान में जाऊँगा या मैं पाकिस्तान में जाऊँगा, बट मेरा ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ा हिंदुस्तान से ले लो, थोड़ा पाकिस्तान से ले लो, थोड़ा चाइना से ले लो, है ना। तो यू यूज़ कंबाइंड डायमेंशन। ये एक मॉडरेट प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है चेन डायमेंशन, ये वो हम आगे पार कर गए बहुत ज़्यादा इसको। ठीक है, 36 भी हो चुका है, अपना आधे घंटे का टाइम ख़त्म हो गया। अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सरसाइज को बनाएंगे। जैसे इसने ये बनाया है ना, हम इंटरनेट से ढूंढ के निकाल रहे थे, अब यहीं पे बनाए, इस वाली एक्सरसाइज को टारगेट करते हैं। अगले में हम ये बनाएंगे। अच्छा, सभी के पास ये वाली इंजीनियरिंग ड्राइंग है। जो कमांड्स मैंने अब तक बताई हैं उनका यूज़ करके ये चीज़ बनाई जा सकती है।
तो एक बार अपने अपने आप ट्राई कर लेना, जिससे क्या होगा जब मैं कल बताऊंगा तो ये समझ में आएगा, अच्छा मैंने ये अप्रोच फॉलो करी थी, अगर मैं ऐसी अप्रोच फॉलो करता जैसी क्लास में बताई जा रही तो मैं जल्दी कर लेता। तो उसको ट्राई करना है, बहुत ही आसान है। डायमेंशन सारी दे रखी हैं, देखो यहाँ से यहाँ 120 है, 12 है, सब कुछ है इसमें, कोई मैं कहूँगा कि इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये अंदर का डायमीटर कितना यहाँ लगेगा पता नहीं, लेकिन उसके लिए हम दूसरा व्यू देख लेंगे 30 डायमीटर। तो अंदर 30 डायमीटर का एक 25 मिलीमीटर गहरा काउंटर है, ठीक है। और ये जो बोस उठा हुआ है ये 28 मिलीमीटर का है, जिसका डाया 54 है। मीन्स यहाँ पे सब कुछ है। दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, इसको करोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे कल। अगर तुम लोग वर्कआउट करके आओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और नहीं तो जैसे मैं रामायण सुना रहा हूँ उसको सुनोगे, मज़े लोगे और भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी हम कहाँ गया भाई, एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। तो इसे स्टॉप करते हैं आज के लिए, बाय बाय। और एक और चीज़ है, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी। सैटरडे संडे छुट्टी है, अपना खूब प्रैक्टिस करो। मंडे को सवालों के साथ आओ, आई विल बी वेरी मच हैप्पी। ठीक है, एंड करें। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन।